अच्छा, राधा तुम्हारा इस सेमेस्टर में इग्नियस पेट्रोलॉजी है क्या? ठीक है, एक काम करो, इस क्लास में जाके तुमको कोई फायदा नहीं होगा। मैं इग्नियस पेट्रोलॉजी एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से। तो तुम उस क्लास में आना, क्योंकि ये वाला थोड़ा एडवांस हो गया है। और ये मैं बस डेमो क्लासेस करके स्टार्ट किया था सिस्टम, तो वो आगे निकल गया थोड़ा। तो वो सिस्टम करके मैं ये एंड करूंगा, बाद में मैं नेक्स्ट वीक से इग्नियस पेट्रोलॉजी बेसिक से एकदम स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? तुमको अगर थोड़ा जानना है तो तुम, मैं जो इग्नियस पेट्रोलॉजी का जो वीडियो भेजा था, 3 हो गया है अभी तक, वो थोड़ा देख लेना। ठीक है। ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अच्छा, तो मैं मेल्टिंग फिर से एक बार बोलता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि मेल्टिंग को लेके सब लोगों का थोड़ा सपोज डाउट था। तो मेल्टिंग में फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। तो सपोज ये है मेरा रॉक R1। ठीक है ना? अगर इसका मेल्ट होगा तो मेल्ट कैसे जनरेट होगा? ठीक है ना? तो पहला जो हम लोगों का मेल्ट होगा, वो हमारा जनरेट होगा किस पॉइंट पे रविराज? यूटेक्टिक पॉइंट पे हम लोगों का पहला मेल्ट जो है वो जनरेट होगा। यूटेक्टिक पॉइंट, हाँ, यूटेक्टिक पॉइंट पे हम लोगों का जो है वो पहला मेल्ट जनरेट होगा। अभी सपोज पहला मेल्ट जनरेट हुआ, उसको हम नाम देते हैं M1। उस मेल्ट में डाइऑक्साइड और एनोर्थाइड का प्रोपोर्शन कितना रहेगा? डाइऑक्साइड रहेगा 58%, एनोर्थाइड रहेगा 42%। या फिर उसका रेशियो कितना होगा? 58:42। मतलब डाइऑक्साइड इज टू एनोर्थाइड होगा 58:42। ये किसको समझ में नहीं आया? ये किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? भार्गव को क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं फिर से एकदम बेसिक से ही रिकैप करूंगा। कैसे बेसिक से करना है कि देखो, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन जो है, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन क्या है? डाइऑक्साइड 58, डाइऑक्साइड 58 एंड एनोर्थाइड 42। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यूटेक्टिक पॉइंट पे डाइऑक्साइड 58 रहता है, एनोर्थाइड 42। का मतलब है कि सपोज यूटेक्टिक कंपोजिशन में किसी रॉक या फिर यूटेक्टिक कंपोजिशन में किसी लिक्विड अगर हम लेते हैं, उसमें डाइऑक्साइड रहेगा 58%, अनॉर्थाइड रहेगा 42%। या फिर इन दोनों का रेशियो होगा 58:42। डाइऑक्साइड अनॉर्थाइड का रेशियो होगा, डाइऑक्साइड अनॉर्थाइड का रेशियो होगा 58:42। ये वाला जो नीचे जो ये वाला हिस्सा है, वो ये डिनोट करता है, वो रेशियो डिनोट करता है कि कितना डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कितना एनॉर्थाइड प्रेजेंट है। या फिर वो परसेंटेज डिनोट करता है कि कितना डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कितना एनॉर्थाइड प्रेजेंट है। ठीक है? अभी ये जो रॉक हम लोगों ने लिया था, वो डाइऑक्साइड के फील्ड में आता है। तो डाइऑक्साइड के फील्ड में अगर आया, तो यूटेक्टिक पॉइंट पे हम लोग अगर जाएंगे, तो एनॉर्थाइड जो है वो पहले एग्जॉस्ट करेगा। मतलब यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर लिक्विड जनरेट करे, तो पूरा जो एनॉर्थाइड था रॉक में, पूरा जो एनॉर्थाइड था रॉक में, वो मेल्ट कर जाएगा। धीरे धीरे करके मेल्ट कर जाएगा। साथ में डाइऑक्साइड भी मेल्ट करेगा, साथ में डाइऑक्साइड भी मेल्ट करेगा। पर जो एनॉर्थाइड जब तक पूरा नहीं मेल्ट करता है, तब तक ये जो लिक्विड है या फिर ये जो रॉक है, वो यूटेक्टिक पॉइंट में ही रहेगा। और कौन, तूने प्रीवियस वाला क्लास देखा था? मैंने जो लिंक भेजा था ग्रुप में, वो मेल्टिंग वाला।
चलो मैं फिर से रिकैप वैसे ही कर रहा हूँ। तो सपोज मेरा एक रॉक है यहाँ पे, डायोक्साइड 70 एनोथाइड 30। तो पहला जो मेल्ट है, अगर इसको हम मेल्टिंग करें, पहले तो मैंने दिखाया कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। पहले तो हम लोगों ने दिखाया कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे मेल्टिंग हिस्ट्री कि मेल्टिंग कैसे होता है। तो ये रॉक का अगर हम सपोज मेल्टिंग करें, तो पहले जो है यूटेक्टिक पॉइंट पे आके हम लोगों का पहला मेल्ट जनरेट होगा। और उस मेल्ट में डाइऑक्साइड कितना रहेगा, उस मेल्ट पे डाइऑक्साइड रहेगा 58%, एनोथाइड कितना रहेगा 42%। ऐसे करके करके धीरे 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 रॉक मेल्ट होगा। कब तक यूटेक्टिक पॉइंट पे वो रॉक मेल्ट होगा, जब तक कि ना एनोथाइड खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि ये रॉक जो है ये डायोक्साइड के फील्ड में पड़ता है, हाँ कि ना बोलो यार, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, नहीं नहीं पड़ता है। हाँ, तो एज वो डायोक्साइड के फील्ड में पड़ता है, तो वो रॉक में जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके जब मेल्ट होगा, तो एनोथाइड पहले खत्म हो जाएगा। तो धीरे 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 करके यूटेक्टिक पॉइंट पे मेल्ट होते 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 एनोथाइड खत्म हो जाएगा। तो सपोज पहले ही जब यूटेक्टिक पॉइंट पे गया, उसका मेल्ट जनरेट हुआ। पहले ही जब हम यूटेक्टिक पॉइंट पे गया, तो सपोज मेल्ट जनरेट हुआ। वो मेल्ट सपोज हम नाम देते M1। तो मेल्ट में डाइऑक्साइड कितना रहेगा 58%, एनोथाइड कितना रहेगा 42% फिर से सपोज थोड़ा और मेल्ट जनरेट हुआ M2। उसमें भी डाइऑक्साइड कितना रहेगा, उसमें भी डाइऑक्साइड रहेगा 58%, एनोथाइड कितना रहेगा 42%। ऐसे करके 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 मेल्ट जनरेट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। कब तक मेल्ट जनरेट होगा, जब तक कि ना ये एनोर्थाइड जो था रॉक में, एज ये डाइऑक्साइड के फील्ड में पड़ता है, जब तक कि ना ये एनोर्थाइड जो था रॉक में, वो पूरा वो पूरा एग्जॉस्ट कर जाता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। अभी एक चीज बोलो कि अगर एनोर्थाइड पूरा खत्म हो जाता है, तो इस यहां पे फेज कितना होगा, डाइऑक्साइड का सॉलिड होगा और लिक्विड होगा। पूरा एनोक्साइड खत्म हो गया, पूरा एनोक्साइड खत्म हो गया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, फेज हो गया हम लोगों का दो, फेज हो गया हम लोगों का दो, कंपोनेंट हो गया हम लोगों का दो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो कितना होगा। 1 होगा, 1 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ इज इक्वल टू 1। बाकी लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो यार, सब बस रवि बात करेगा क्या? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो गया 1। अभी यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, अनुष्का बताएगा मुझको। यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। निकालते हैं यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अनुष्का बात कर मुझसे, यूटेक्टिक पॉइंट में कितना फेजेस है, फेज कितना है, क्या क्या है फेज? डाइऑक्साइड सॉलिड प्लस लिक्विड, एनोथाइड डाइऑक्साइड दोनों का ही लिक्विड है, दोनों का ही लिक्विड है, प्लस एनोथाइड सॉलिड, एनोथाइड सॉलिड। अभी कंपोनेंट कितना है, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। तो सी कितना है 2, पी कितना है 3 प्लस 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0। ताले 1 क्या ना बोलली? सबको समझ में आया, पूजा समझ में आया, भार्गव समझ में आया? कंपोनेंट क्या क्या होगा बोलो तुम? कंपोनेंट क्या क्या होगा पूजा, क्या लगता है तुमको? हाँ क्या लगता है बोलो, कंपोनेंट क्या होगा? हाँ, तो यूटेक्टिक पॉइंट में क्या क्या फेज रहता है? यूटेक्टिक पॉइंट पे लिक्विड रहता है। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है? तो यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या क्या रहता है, यूटेक्टिक पॉइंट पे लिक्विड रहता है,
डाइऑक्साइड का सॉलिड रहता है और एनॉक्साइड का सॉलिड रहता है कि नहीं रहता है? जब मेल्टिंग करेंगे हम लोग या फिर जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट पे ही आके ही हम लोगों का पहला एनॉक्साइड का क्रिस्टल जनरेट करेगा, या फिर जब मेल्टिंग भी कर रहे हैं तब। हाँ, तुम्हारा डाउट मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा डाउट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि यूटेक्टिक पॉइंट पे आके पूरा एनॉक्साइड मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए तुमने बोले ना। हाँ, यही इस पे ही मैं आता हूँ। अभी एक चीज बोलो कि यूटेक्टिक पॉइंट पे आके जब हमारा पूरा एनॉक्साइड मेल्ट हो जा रहा है, तो उसमें कितना फेज होगा? उसमें कितना फेज होगा? दो फेज होंगे ना। दो बचेगा, कंपोनेंट भी दो बचेगा, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वन। अभी यू अभी यूटेक्टिक पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जानते हैं जीरो। तो यहां पर वो जब भी पूरा एनॉर्थाइट मेल्ट कर जाएगा, पूरा एनॉर्थाइट जब भी मेल्ट कर जाएगा, वो यूटेक्टिक पॉइंट पे फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हम लोग क्या जानते हैं कि लिक्विडस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वन। लिक्विडस का डिग्री ऑफ फ्रीडम में हो वन। तो जब भी पूरा एनॉर्थाइट मेल्ट हो जाएगा, वो यूटेक्टिक पॉइंट से थोड़ा हट के ये लिक्विडस पे आ जाएगा। अभी डाउट क्लियर हुआ? पर यूटेक्टिक पॉइंट पे जब हम रहेंगे, अब पूरा एनॉर्थाइट मेल्ट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब भी एनॉर्थाइट खत्म हुआ, द मोमेंट एनॉर्थाइट एग्जॉस्ट, जब भी खत्म हो रहा है, तब भी वो लिक्विडस में शिफ्ट कर जाएगा। पूजा, अभी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, भार्गव। भार्गव निकल गया। और कौन? यार रेस्पॉन्स करो यार क्लास में। বুঝতে পারছিস কি বুঝতে পারছিস না? हाँ मैं हाँ हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसीलिए। देख अर्पण, क्या होता है, सपोज एक रॉक है R1, ठीक है ना? एक रॉक है R1। तो इस रॉक का कंपोजिशन क्या है? इस रॉक का कंपोजिशन है डाइऑक्साइड 70, एनॉक्साइड 30। ठीक है ना? एक रॉक का कंपोजिशन है डाइऑक्साइड 70, एनॉक्साइड 30, मतलब 70% डाइऑक्साइड है उसमें, एनॉक्साइड है 30%। अभी इस रॉक का जब हम मेल्ट करेंगे, तो पहला मेल्ट जहां पे जनरेट होगा, वो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके हम लोगों का पहला मेल्ट जनरेट होगा। अभी उस मेल्ट का कंपोजिशन क्या होगा? उस मेल्ट का कंपोजिशन होगा यूटेक्टिक पॉइंट का जो कंपोजिशन है। मतलब ये रेशियो में रहेगा 58 डाइऑक्साइड और 42 एनॉक्साइड में। इतना समझ में आया अर्पण? हाँ। अभी क्या होगा, अभी यूटेक्टिक पॉइंट पे एज ये डाइऑक्साइड के फील्ड में बिलोंग करता है, एज ये डाइऑक्साइड के फील्ड में बिलोंग करता है, यूटेक्टिक पॉइंट से अगर हम ऐसे लाइन खींचे, तो ये हो गया हमारा डायोक्साइड का फील्ड, ये हो गया हमारा एनॉक्साइड का फील्ड, ये हो गया हमारा एनॉक्साइड का फील्ड। अभी ऐसे डायोक्साइड के फील्ड में बिलोंग करता है, तो यूटेक्टिक पॉइंट में मेल थोड़ा 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 करके जनरेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कि कैसे रेशियो में जनरेट होगा? 58 डायोक्साइड 42 एनॉक्साइड, इस रेशियो में मेल जनरेट करेगा। मतलब मेल का कंपोजिशन क्या होगा? 58 डायोक्साइड, मतलब ये रेशियो में मेल्ट होगा। कब तक मेल्ट होता रहेगा? जब तक एनॉर्थाइट पूरा नहीं एग्जॉस्ट कर जाता है। जब भी एनॉर्थाइट जब भी एनॉर्थाइट एग्जॉस्ट करेगा, तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0 से 1, और ये लिक्विडस में झट से मूव कर जाएगा। बुझे पाली? हाँ हाँ। लिक्विडस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? और कौन? इस लिक्विडस के ऊपर क्या क्या एग्जिस्ट करता है? डाइऑक्साइड सॉलिड एग्जिस्ट करता है, प्लस लिक्विड एग्जिस्ट करता है। हाँ। तो ये लिक्विडस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। कैलकुलेट कर देख, कैलकुलेट करके देखो कितना होगा लिक्विडस में। आ,
और कौन? और कौन? हाँ, रवि समझ में आ रहा है? कैलकुलेट करके देख अर्पण, जल्दी से कैलकुलेट कर, इतना टाइम नहीं लगता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने में। और कौन? 3 কি করে হচ্ছে আমাকে একটু বোঝা দেখি। মাইক অন কর, মাইক অন করো अर्पण। ये लिक्विडस में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? ये लिक्विडस में डाइऑक्साइड का सॉलिड एग्जिस्ट करता है और लिक्विड एग्जिस्ट करता है। तो नंबर ऑफ फेज कितना हुआ और कौन बताएगा मुझे? नंबर ऑफ फेज कितना हुआ और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हुआ? और कौन? माइक ऑन कर। हाँ, कंपोनेंट। component is always fixed, component dioxide and earthite is component। एक बाइनरी सिस्टम जब हम ले रहे हैं, बाइनरी का मतलब ही वही है। बाइनरी का मतलब ही वही है कि कंपोनेंट ऑलवेज इज टू। तो कंपोनेंट भी दो ही होगा। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सी माइनस पी प्लस वन। कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 होगा ना? ये किसको समझ में नहीं आया? रवि समझ में आया ये? पूजा समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो गलत हो जाएगा। वो एक्चुअली हम बोलेंगे कि सी एम जी एस आई टू एस सिक्स एक कंपोनेंट होगा। सी एम जी एस आई टू ओ सिक्स एक कंपोनेंट होगा। और सी एल टू एस आई थ्री ओ एट एक कंपोनेंट होगा। सी एल टू एस आई टू ओ एट एक कंपोनेंट होगा। ठीक है ना? कंपोनेंट हमेशा हमें भी गलत कर देता हूँ। सी एल टू एस आई टू ओ एट, सी एल टू एस आई टू ओ एट, मतलब केमिकल स्पीसीज करके हम बोलेंगे। और कौन बुझते पाली की पाली ना? और कौन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सी माइनस पी प्लस सी। ना, सी माइनस, देखो ये सब सिस्टम हम जो कर रहे हैं इग्नियस में, वो आइसोबरिक सिस्टम है। वो आइसोबरिक सिस्टम है। आइसोबरिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर में हम रहेंगे तब सी माइनस पी प्लस वन को हम यूज करेंगे। सी माइनस पी प्लस वन को हम यूज करेंगे। जब अगर सिस्टम में बोल दिए कि आइसोबरिक नहीं है, तब सी माइनस पी प्लस टू को हम यूज करेंगे। तो ये इग्नियस सिस्टम को हमेशा बोल देंगे वो कि आइसोबरिक सिस्टम है। तो हम लोग हमेशा अगर नहीं बोले तो सी माइनस पी प्लस टू यूज करेंगे। पर अगर बोल दिया कि आइसोबरिक है तो सी माइनस पी प्लस वन यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो। अभी जब भी जिस मोमेंट पे एनॉर्थाइट जो है पूरा मेल्ट कर गया, तब हम लोगों को सिस्टम में क्या बचा? हम लोगों को सिस्टम में बचा डाइऑक्साइड। और बचा क्या? लिक्विड। और बचा क्या? लिक्विड। तो डाइऑक्साइड और लिक्विड, देखो पूरा डाइऑक्साइड वो नहीं बचा। कुछ कुछ डाइऑक्साइड यूटेक्टिक पॉइंट में मेल किया, पर एस यहाँ पे डाइऑक्साइड का फील्ड में है तो डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। तो डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो एनोथाइड पूरा मेल्ट होने के बाद भी थोड़ा डाइऑक्साइड बच जाएगा। तो डाइऑक्साइड मेल्ट हो गया, डाइऑक्साइड सबर गया, डाइऑक्साइड का सॉलिड। और साथ में लिक्विड हो गया। अभी जब भी ये हो गया, यहाँ का फेज हो गया हम लोगों का दो। कंपोनेंट ऑलवेज इज टू। टू कंपोनेंट सिस्टम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। अभी यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम लोगों का 0। हाँ कि ना बोलो यार, यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 0।
तो यूटिक अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 हो गया तो यूटिक्टिक पॉइंट पे वो सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0। मतलब क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम का कि 0 वेरिएबल्स नीडेड, मतलब शून्य नंबर ऑफ वेरिएबल हमको चाहिए। तो वो हमको टेम्परेचर भी बता देगा, कंपोजिशन भी बता देगा, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसका एक फिक्स कंपोजिशन है और एक फिक्स टेम्परेचर भी है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल वी नीड टू पुट इज 0। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया तो वो यूटेक्टिक पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकता है अभी, हाँ कि ना बोलो? रवि, मैं जो क्वेश्चन पूछा सुनाई दिया? मैं बोल रहा हूं, जब भी पूरा एनोर्थाइट मेल्ट कर जा रहा है तो उसका नंबर ऑफ फेज हो रहा है 2। क्या क्या फेज हो रहा है? डाइऑक्साइड, सॉलिड एंड लिक्विड। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा है? अभी हम लोगों का मालूम है कि यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जा रहा है पूरा एनोर्थाइट मेल्ट करने के बाद, वो यूटेक्टिक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कैसे कर सकता है? यहाँ पे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, यहाँ पे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। टेम्परेचर प्रेशर नहीं, टेम्परेचर और कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, पर यूटेक्टिक पॉइंट पे हमको कितना वेरिएबल देने देने होता है? 0। तो वो यूटेक्टिक पॉइंट पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? वो लिक्विडस पे करेगा। तो क्या होगा, जब भी अनॉक्साइड पूरा मेल्ट हो जा रहा है, ये जो पूरा पूरा जो सिस्टम है वो झट से करके ऐसे करके लिक्विडस में शिफ्ट हो जा रहा है। झट करके ऐसे लिक्विडस में शिफ्ट हो जा रहा है, एकदम एकदम मतलब लिक्विडस के स्टार्ट में ऐसे करके शिफ्ट हो जा रहा है। देखो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, एक मेल्टिंग बाय एक क्रिस्टलाइजेशन के बाद वो ठीक करेगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया तो वो इधर एग्जिस्ट करेगा, ये जगह पे एग्जिस्ट करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब लिक्विडस में जाके एग्जिस्ट करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मतलब यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रवि, समझ में आया? ठीक है। अभी वो लिक्विडस में एग्जिस्ट वो लिक्विडस में एग्जिस्ट करेगा। पूजा, समझ में आ रहा है? हाँ। तो वो लिक्विडस में ऐसे करके शिफ्ट करेगा। अभी लिक्विडस में जब शिफ्ट कर रहा है तो लिक्विडस में जो बाकी डाइऑक्साइड था उसका मेल जनरेट हो रहा है। मेल जनरेट कब तक होगा, कब तक होगा? जब हम बाल कंपोजिशन से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और वो जाके जब लिक्विडस को टच करेगा उस पॉइंट तक, मतलब ये पॉइंट तक वो मेल जनरेट होता रहेगा। इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, जो पूरा डाइऑक्साइड था वो भी मेल्ट कर गया। तो वो लिक्विडस से भी ऊपर आके यहां पर बैठ जाएगा, इस जगह पे बैठ जाएगा। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, हम लोगों का फेज कितना है? बोलो फेज कितना है जब पूरा डाइऑक्साइड भी मेल्ट कर गया? पूरा डाइऑक्साइड भी मेल्ट कर गया, तब नंबर ऑफ फेजेस कितना है? रवि, कैसे क्या क्या दो होगा? बोलो क्या क्या दो होगा? हाँ हाँ पूजा बोलो। नहीं नहीं कुछ, हाँ कंपोनेंट तो दो है, कंपोनेंट तो फिक्स्ड है ये सिस्टम का। कंपोनेंट दो है, अभी बोलो जब ऊपर आ जाएगा, जब लिक्विड से ऊपर आ जाएगा, पूरा पूरा सब कुछ मेल्ट कर जाएगा, तब नंबर ऑफ फेजेस दो कैसे कैसे होगा, क्या कौन क्या क्या होगा? एक लिक्विड, लिक्विडस नहीं, लिक्विड। तो फेज हो गया 1, कंपोनेंट कितना हुआ? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा?
2 - 1 + 1 मतलब 2। तो जब भी पूरा मील जनरेट करेगा वो लिक्विडस में भी नहीं रह पाएगा। अभी लिक्विडस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो वो लिक्विडस से थोड़ा करके ऊपर उठ जाएगा, ऐसे करके ऊपर उठ जाएगा। सॉरी, मैं इरेज कर देता हूँ, ये पूरा लाइन चला जाए। वो कैसे करेगा? वो इस पॉइंट पे आके तक उसका मेल जनरेट, इस पॉइंट पे आके, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आके ऐसे ये बाल्क कंपोजिशन जिस पॉइंट पे लिक्विडस को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आके पूरा डाइऑक्साइड ही मेल्ट हो जाएगा। ऐसे लिक्विडस के थ्रू मूव करते करते, थोड़ा मेल्ट करते 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 इस पॉइंट पे जब आ गया, तब जाके पूरा डाइऑक्साइड ही मेल्ट कर जाएगा। तब जाके पूरा डाइऑक्साइड ही मेल्ट कर जाएगा। तो जब भी मेल्ट कर जाएगा, वो लिक्विडस के ऊपर ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका हो रहा है 2, पर लिक्विडस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो उसका 2 वेरिएबल हम लोगों को चाहिए। तो इस एक अगर पॉइंट को ले लो, या फिर अगर एक पॉइंट को ले लो, या फिर यहाँ पे किसी जगह का कॉम्पोजिशन अगर हमको जानना है, तो हमको टेम्परेचर भी देना होगा, कॉम्पोजिशन भी देना होगा। तो तब हम जाके इस पॉइंट के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पे होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों का 2, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल चाहिए हमको। टेम्परेचर भी वेरिएबल एक हमको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, और कॉम्पोजिशन भी एक वेरिएबल है जो हमको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अनुष्का, अनुष्का, अच्छे की नहीं। सॉरी, मेरा नेटवर्क हाँ। चला गया। हेलो, और कौन फोटो माइक ऑफ? खींचेंगे ना फोटो। और हेलो, हाँ सुनाई दादा। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ दादा, आवाज क्लियर है। मेरा नेटवर्क चला गया था, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। पूजा की इधर गया, पूजा चला गया क्या? नहीं दादा, पता नहीं, अभी तो थी, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैं पूछ लेता हूँ मैसेज करके। हाँ। कितना दूर तक बोला मैंने? अनुष्का, কত দূর অবধি বললাম আমি রে? কত দূর অবধি শোনা গেছে? দাদা ওই তুমি যেখানে ওই ডাইঅক্সাইড আর অ্যানোথাইডের মেল্ট হয়ে গিয়ে যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বের করাটা বলছিলে। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे सबको अभी सुनाई दो, सभी अभी क्लास में ध्यान दो। हेलो, सब देख रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो इस पॉइंट पे जब हम जाएंगे, इस पॉइंट पे जब भी पूरा डाइऑक्साइड, जब भी पूरा डाइऑक्साइड मेल्ट कर जाएगा, जब भी पूरा डाइऑक्साइड मेल्ट कर जाएगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। उसका डिग जब भी पूरा डाइऑक्साइड मेल्ट कर जाएगा, तब वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। इसको इतना दूर तक किसको समझ में नहीं आया? रवि, समझ में आया? जब भी पूरा डाइऑक्साइड ही हाँ मेल्ट कर जाएगा, तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2। फेज हो गया हमारा, बस लिक्विड फेज है, कंपोनेंट है 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों का हो गया 2। तो वो लिक्विड से ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ के इस किसी जगह पे बैठ जाएगा। तो हो गया हम लोगों का पूरा सिस्टम जो है वो हम लोगों का मेल्ट हो जाएगा। अनुष्का, समझ में आया कि नहीं आया? হ্যাঁ বুঝেছি। तेरा मेल्ट पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, अभी से अभी क्लियर हो रहा है? হ্যাঁ बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। सच में बोल, समझा कि नहीं समझा? फिर मैं फिर से समझाऊंगा। না দাদা বুঝেছি। ओके, ठीक है। अभी तुम लोगों को असाइनमेंट दिया था मैं, वो किसी ने नहीं किया। सपोज यहाँ पे एक रॉक है R2, यहाँ पे एक रॉक है R2। अभी रवि मुझको बताएगा
कि इसका मेल्टिंग हिस्ट्री कैसे कैसे होगा, बोलो। दादा क्वेश्चन क्या है कि अगर R2 रॉक है यहाँ पे, उसका हाँ मेल्टिंग हिस्ट्री क्या होगा? हाँ सबसे पहले दादा वो यूटेक्टिक पर जैसे ही आएगा तो R2 में एनोर्थाइट रहेगा और डाइऑक्साइड रहेगा। तो डाइऑक्साइड जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वो एनोर्थाइट के तरफ फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। एनोर्थाइट के लिक्विडस का जो वो है ये, उसके ऊपर वो आगे नहीं चलेगा। मतलब डाइऑक्साइड पूरी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद फिर वो आगे का सीरीज वो चढ़ेगा। फिर और एक ऐसा समय आएगा जहां पे वो बल्क कंपोजिशन जो आपको एक एरो टाइप का दिए हैं, उस जगह पे आने के बाद जब पूरी तरह से एनोर्थाइड भी पूरा मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक फेज बचेगा, वो होगा लिक्विड का। परफेक्ट। अभी पूजा बताएगा क्या होगा। पूजा, हाँ दादा। सपोज एक रॉक है R2, इसका जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, थोड़ा सा एकदम समझ के बताओ और हम सबको भी समझाओ। तो पहला R2 जब होगा तो हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। दादा R2 जब मेल्ट होगा तो एनोर्थाइट भी हो जाएगा उसके साथ। हाँ, नहीं मुझको ये सब नहीं जानना है, मेरे को मेल्टिंग हिस्ट्री जानना है। पहला मेल्ट किधर जनरेट होगा? पहला मेल्ट तो लिक्विडस की तरफ से जनरेट होगा। पहला मेल्ट लिक्विडस पे जनरेट होगा, पहला मेल्ट यूटेक्टिक पॉइंट पे नहीं जनरेट होगा, इतनी बार मैं बताया। हाँ 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 सर। तो पहला मेल्ट किधर जनरेट होगा? यूटेक्टिक पे। यूटेक्टिक पे जनरेट होगा। कब तक यूटेक्टिक पे मेल्ट रहेगा? जब तक वहां पे पूरा सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है पूजा। हाँ दादा। कब तक मेल्ट होगा यूटेक्टिक पे? जब तक वहां पे जो एनोर्थाइट जो मेल्ट हो रहा था पूरा अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। नहीं, क्यों? क्यों, ये तो एनॉर्थाइड के फील्ड में पड़ रहा है ना। पूरा हाँ पूरा एनॉर्थाइड तब भी मेल्ट होगा जब ये डाइऑक्साइड के फील्ड में पड़ेगा। अभी एनॉर्थाइड के फील्ड में आ रहा है तो क्या कौन ज्यादा है, एनॉर्थाइड ज्यादा है या फिर डाइऑक्साइड ज्यादा है? डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड ज्यादा है। इसका कॉम्पोजिशन है एनॉर्थाइड 70, डाइऑक्साइड 30। समझ में नहीं आ रहा दादा। अच्छा, मैं समझाता हूँ। ये एनॉर्थाइड के फील्ड में आ रहा है, ये एनॉर्थाइड के फील्ड में पड़ रहा है। तो जब R2 का मेल्ट होगा, पहला मेल्ट जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट पे आके जनरेट होगा। ये समझ में आया? हाँ दादा। समझ में आया। तो पहला जो मेल्ट होगा वो यूटेक्टिक पॉइंट पे जनरेट होगा। अभी डायोप्स वो मेल्ट का कंपोजिशन क्या रहेगा? वो मेल्ट का कंपोजिशन रहेगा यूटेक्टिक का जो कंपोजिशन है, डायोक्साइड 58, एनॉर्थाइड 42। अभी डा पूरा मेल्ट धीरे धीरे और मेल्ट जनरेट करेगा, और मेल्ट जनरेट करेगा, और मेल्ट जनरेट करेगा। कब तक मेल्ट जनरेट करेगा? जब तक नहीं डायोक्साइड पूरा एग्जॉस्ट कर जाता है। जब तक कि ना डायोक्साइड पूरा एग्जॉस्ट कर जाता है, क्योंकि ये एनॉर्थाइड का फील्ड में है, तो डायोक्साइड पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। जब भी डायोक्साइड एग्जॉस्ट कर रहा है तब भी ये जाके लिक्विडस में चला जाएगा, तब भी ये लिक्विडस में चला जाएगा। अभी लिक्विडस में अभी क्या बचा है? लिक्विडस में बचा है बस एनॉर्थाइड सॉलिड प्लस लिक्विड, एनॉर्थाइड सॉलिड प्लस लिक्विड। तो जब भी लिक्विडस के थ्रू ये मूव करता रहेगा, उतनी देर में थोड़ा थोड़ा एनॉर्थाइड मेल्ट होते 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 जब भी इस पॉइंट पे जाएगा, जब भी इस पॉइंट पे जाएगा तब पूरा मेल्ट हो जाएगा। पूरा मेल्ट होने के बाद ये मेल्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। पूरा बस लिक्विड बचेगा, बस लिक्विड बचेगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? पूजा बोलो। हाँ दादा। फिर बोलो क्या होगा R2 का अगर हम मेल्ट करेंगे तो? R2 का अगर हम मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसे कैसे मेल्ट होगा? सबसे पहले तो ये डाइऑक्साइड मेल्ट होगा।
नहीं, सबसे पहले किस पॉइंट पे जाएगा, मेल्ट स्टार्ट होगा किस पॉइंट पे? यूटेक्टिक पॉइंट पे, यूटेक्टिक पॉइंट से स्टार्ट होगा। यूटेक्टिक पॉइंट पे जो मेल जनरेट होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा डाइऑक्साइड और नॉर्थाइड का? और एनोथाइट से डाइऑक्साइड 58 एंड एनोथाइट 42। एग्जैक्टली अभी क्या होगा, अभी क्या होगा यूटेक्टिक पॉइंट पे मेल्ट जनरेट होता जाएगा और फिर क्या होगा? मेल्ट जब जनरेट होगा तो डाइऑक्साइड तो घटते हुए चला जाएगा ना, हाँ, डिक्रीज होते हुए। डिक्रीज होते हुए चला जाएगा, फिर फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर और फिर उसके बाद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डाइऑक्साइड यूटेक्टिक पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। हाँ दादा, ये समझ में आया। यूटेक्टिक पॉइंट पे कब तक रहेगा वो बेल्ट, और वो सिस्टम यूटेक्टिक पॉइंट पे वो सिस्टम तब तक रहेगा जब तक कि ना पूरा डाइऑक्साइड खत्म नहीं हो जा रहा है। पूरा डाइऑक्साइड वो खत्म नहीं हो जा रहा है, पूरा डाइऑक्साइड वो खत्म नहीं हो जा रहा है, तब तक वो यूटेक्टिक पॉइंट पे रहेगा। अभी समझ में आ रहा है? हाँ दादा। फिर जब भी खत्म होगा, जब भी खत्म होगा, वो यूटेक्टिक पॉइंट से लिक्विडस में चला जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या हो गया, जब पूरा डाइऑक्साइड खत्म हो गया उसका फेज कितना है? बोलो, तुम पूजा बोलो। पूरा डाइऑक्साइड खत्म उसका होके फिर हाँ बोलो। तो फेज 2 बचेगा। दो बचेगा, क्या क्या? एक एनाथाइट सॉलिड प्लस लिक्विड। अनऑक्साइड सॉलिड प्लस लिक्विड, कंपोनेंट क्या होगा, कितना होगा? 2। दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1 हो जाएगा। वन होगा। तो यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1 यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है। सॉरी देख, 0। जीरो। तो अगर पूरा डाइऑक्साइड मेल्ट होने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो रहा है, सॉरी, तो वो यूटेक्टिक पॉइंट पे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो अभी लिक्विड, अभी किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है? और लिक्विडस का डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है। हाँ, तो वो सिस्टम शिफ्ट होकर किधर चला जाएगा, लिक्विडस में चला जाएगा। लिक्विडस में। लिक्विडस में फिर क्या होगा, हम लोगों का एनोर्थाइट, ये एनोर्थाइट का लिक्विडस है, ये एनोर्थाइट का लिक्विडस है, हाँ कि ना? हाँ, तो फिर लिक्विडस में अभी ये बचा क्या, एनोर्थाइट सॉलिड बचा है और प्लस लिक्विडस बचा, लिक्विड बचा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या मेल्ट होगा? यहाँ पे डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड तो खत्म ही हो गया, अब कैसे मेल्ट जनरेट करेगा? तो खत्म होने के बाद तो एनर्थाइट फिर मेल्ट स्टार्ट होगा फिर मेल्ट करना। स्टार्ट होगा, किधर मेल्ट स्टार्ट होगा, लिक्विडस में स्टार्ट होगा ना। हाँ, लिक्विडस। लिक्विडस में स्टार्ट होगा, ऐसे करके मेल्ट करते करते जाएगा, ऐसे ऐसे मेल्ट करते करते जाएगा, मेल्ट करते करते जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि ना ये बल्क कंपोजिशन में रीच नहीं हो रहा है, जब तक बल्क कि क्या बोले? बल्क कंपोजिशन बी यू एल के कंपोजिशन, बल्क कंपोजिशन का मतलब है टोटल जितना कंपोजिशन था, टोटल टोटल कंपोजिशन। टोटल कंपोजिशन कितना था, एनोथाइट 70, डाइऑक्साइड 30। तो 30। तो इसको अगर हम ऐसे करके लाइन में ले जाए,
तो वो लिक्विडस में आके हीट कर रहा है ना। हाँ तो जब भी डाइऑक्साइड पूरा मेल्ट हो जाएगा वो ये पाथ में फॉलो करेगा, करके ये बल्क कंपोजिशन में जब जा रहा है तब भी जाके हम लोगों का मेल्टिंग खत्म हो जा रहा है। क्यों मेल्टिंग खत्म हो जा रहा है? क्योंकि पूरा जो रॉक था वो ऑलरेडी मेल्ट हो रहा है, ऑलरेडी मेल्ट हो गया है। जब भी टोटल रॉक ऑलरेडी मेल्ट हो गया है तब वो लिक्विडस में नहीं रह पाएगा, क्योंकि तब डिग्री ऑफ अगर पूरा मेल्ट जनरेट होगा तो इसमें फेज कितना होगा बोलो? तो 0 बचेगा जब सारा मेल्ट हो जाएगा। तो फेज कितना होगा? फेज तो एक ही बचेगा। लिक्विड कंपोनेंट कितना है? 2 दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1 माइनस 2 1 टू। माइनस 2 टू टू ठीक है। अभी लिक्विडस का डिग्री ऑफ हाँ फ्रीडम 2 कितना है? लिक्विडस में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? लिक्विडस में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विडस में क्या क्या एग्जिस्ट दादा कर रहा है? आप फिर से बोलिए। लिक्विडस में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये लिक्विडस में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? फेस क्या होगा लिक्विडस में? बस लिक्विड ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। लिक्विडस में ये लाइन में, ये लाइन में, ये लाइन में एनॉक्साइड सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ तो फेस कितना होगा? फेज 2 हो जाएगा। कंपोनेंट? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 1। तो अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है 1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है जब पूरा मेल्ट होने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है 2, तो वो ये लाइन पे एग्जिस्ट कर पाएगा, रह पाएगा? हाँ हाँ कर रह पाएगा? कैसे रह पाएगा? इसका तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और पूरा मेल्ट होने के बाद तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है 2, तो कैसे रह पाएगा? तब नहीं करेगा वो। तब वो नहीं रह पाएगा। तब क्या होगा? तब वो ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अभी बोलो, फिर से बोलो, अगर हम रॉक आर को मेल्ट करें तो हम लोगों का मेल्टिंग हिस्ट्री क्या होगा? R2 को। R2 का हाँ R2 का जो मेल्टिंग हिस्ट्री है, सबसे पहले वो एनर्थाइट में से नहीं, सबसे पहले वो किधर जाएगा? किधर यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा। वो उस पे पूरा डाइऑक्साइड पहले मेल्ट हो जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद एनर्थाइट फिर स्टार्ट होगा मेल्ट करना। वो किस लाइन पे मेल्ट होगा स्टार्ट करना? लिक्विडस लिक्विडस पे। लिक्विडस से स्टार्ट हो रहा है मेल्ट करना, फेल करना, फिर मेल्ट होते 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 जा रहा है, फिर तो बल्क कंपोजिशन पे जाकर वो क्या होगा बल्क कंपोजिशन में जाके? तो खत्म हो जाएगा उसका। पूरा मेल्ट कर जाएगा एनॉर्थाइट। पूरा मेल्ट कर जाएगा। तो जो बचेगा हमारे पास तो बस एनर्थाइट और प्लस लिक्विड। एनॉर्थाइट प्लस लिक्विड बचेगा। अगर पूरा एनॉर्थाइट भी मेल्ट कर रहा है, डायोक्साइड भी मेल्ट कर नहीं रहा है, सिर्फ लिक्विड बचेगा। नहीं सिर्फ लिक्विड बचेगा। सिर्फ लिक्विड बचेगा। और बोल। हाँ दादा। বুঝতে পেরেছিস? समझ में आया? हाँ, বুঝেছি। तो फिर बोल, अगर R2 का हम मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? तुम लोग अगर असाइनमेंट नहीं करोगे तो मैं ऐसे करके क्लास में पूछूंगा सबसे। अच्छा जब R2 का मतलब मेल स्टार्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन टाइप बोल भाई, मतलब बोली। R2 का मेल्ट कर रहे हैं, R2 का कंपोजिशन है एनॉर्थाइट 70 डायोक्साइड 30। R2 का हम लोग मेल्ट कर रहे हैं तो उसका मेल्टिंग हिस्ट्री क्या होगा? उसका मेल्टिंग हिस्ट्री क्या होगा? यही मेरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो उसका मेल्टिंग हिस्ट्री स्टार्ट होगा यहाँ से कि मतलब यूटेक्टिक पॉइंट से वहां पर जो मेल्ट जनरेट होगा, मेल्ट यूटेक्टिक पॉइंट में मेल्ट जनरेट होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके 1 सेकंड। यूटेक्टिक पॉइंट का मेल्ट का कंपोजिशन क्या होगा? उसका कॉम्पोजिशन होगा डाइऑक्साइड 58 और एनोथाइड 42। करेक्ट। फिर हाँ, फिर वहां से धीरे धीरे करके डाइऑक्साइड खत्म होते जाएगा और एक हाँ। पॉइंट आएगा कि बल्क कॉम्पोजिशन, जहाँ पर
जहाँ पर एनोथाइड पूरा खत्म हो जाएगा और सिर्फ लिक्विड बचेगा, और उसके बाद ऊपर जब जाएगा बहुत जंप हो तब गया, बहुत जंप हो गया, बहुत जंप हो गया। पहले डायोक्साइड खत्म हो रहा है यूटेक्टिक पॉइंट के थोड़ी ऊपर, यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके हम डायोक्साइड खत्म हो रहा है, फिर जो बचा है हाँ। सिस्टम वो किधर से मूव करेगा? हम्म। किधर से मूव करेगा? कोटा बोल। हाँ, और बोल। हाँ दादा कोटा बोल सुनते हैं। मैं बोल रहा हूं कि यूटेक्टिक पॉइंट पे आके डाइऑक्साइड खत्म हो जा रहा है, तू बोला। हाँ, फिर डाइऑक्साइड खत्म होने के बाद क्या बचा? फिर एनोथाइड और लिक्विड, मतलब लिक्विड है इसमें। फिर वो कहां से मूव करेगा? यूटेक्टिक पॉइंट से बल्क कॉम्पोजिशन की तरफ। तरफ किस लाइन से मूव करेगा, किस पाथ से मूव करेगा? लिक्विडस जो लाइन है। लिक्विडस के लाइन से मूव करेगा। कितना दूर तक मूव करेगा? मतलब बल्क कॉम्पोजिशन वहां तक ही तो होगा ना। हाँ, वहां तक ही होगा, एकदम परफेक्ट। अनुष्का, हाँ दादा। समझ में आया? हाँ। ठीक है, ठीक है। अभी ये इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेल्टिंग। इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, ठीक है। फ्रैक्शनल मेल्टिंग भी होता है, पर वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। फ्रैक्शनल मेल्टिंग भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। रवि, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? हाँ दादा। ठीक है। अभी हम देखेंगे टेक्सचर्स। अभी हम क्लास आज का शॉर्ट होगा और सपोज 20-25 मिनट का ही होगा। अभी हम देखेंगे टेक्सचर्स। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे टेक्सचर्स, कि अगर यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो टेक्सचर कैसे कैसे क्या क्या जनरेट करेगा। ठीक है। कोई एक मुझको बता सकता है कि यूटेक्टिक में क्या क्या टेक्सचर जनरेट होता है ये वाला सिस्टम में? किसी को आइडिया है कि नहीं है? नहीं ना दादा। दादा नहीं पता, ठीक है। ठीक है, देखो, मैं फिर से सिस्टम ड्रॉ करता हूं। मैं फिर से सिस्टम ड्रॉ करता हूं। मैं फिर से ये वाला सिस्टम, एक चीज मेरे को बताओ सब लोग, कि तुम लोग जब क्रिस्टलाइजेशन समझे थे, क्रिस्टलाइजेशन कैसे हो रहा है? हाँ दादा, वो आपने बताया था ना, वो हम्म। बल्क कंपोजिशन का एग्जांपल लेके। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन कैसे हो रहा है वो समझे थे, पर मेल्टिंग समझने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? जब एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस ही होगा ना, एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस ही होगा वो मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया दादा मतलब। उसमें ना एक चीज नहीं हो रहा था ना दादा, उसमें ना इसमें क्या है ना कि एनोथाइड जब तक या डेफसाइड जब तक यूटेक्टिक पॉइंट पे खत्म नहीं हो जा रहा है तब तक वो आगे की और लिक्विडस में नहीं जा रहा है। बट वहां पे ऐसा केस नहीं हो रहा था। वहां पे अच्छा, नॉर्मल था कि वो सॉलिडस के पास आता था तो वहां से यूटेक्टिक पे जो है सब कुछ क्रिस्टलाइज हो जाता था, उसके बाद लिक्विडस बचता ही नहीं था थोड़ा सा भी। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ थोड़ा अलग था इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया सिस्टम। तो टेक्सचर जब पढ़ेंगे तो हम क्रिस्टलाइजेशन ही देखेंगे, मेल्टिंग का हम लोगों का देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो सपोज यहाँ पे एक रॉक है। देखो अभी क्या होता है, ये जो है ना, सपोज ये डाइऑक्साइड 60 है, डाइऑक्साइड 60 है, ये है डाइऑक्साइड 40। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, सॉरी मेरा थोड़ा लाइन मतलब
टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये वाला एरिया, ये इस यहां से जो रॉक कॉम्पोजिशन होगा वो रॉक होगा बेसॉल्ट, बेसॉल्ट या फिर गैब्रो, ठीक है ना। ये वाला पर्टिकुलर एरिया से जो रॉक कॉम्पोजिशन होगा वो होगा बेसॉल्ट या गैब्रो। ये बस जानकारी के लिए लिख लो, ये इसमें कुछ नहीं आने वाला है, पर मैं बोल रहा हूं, वैसे ही बोल रहा हूं। तो सपोज लिख लिया सबने? बात नहीं कर रहा हूं, लिख लिया सबने? हाँ दादा, मैंने लिखा। हाँ। दादा ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के है ना, ये जो बता रहे नहीं हैं नहीं बेसाल्ट नहीं गैब्रो। नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शनल वहां नहीं। क्रिस्टलाइजेशन का नहीं है, मतलब ये वैसे भी बेसाल्ट और गैब्रो जनरेट कर सकता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में भी बेसाल्ट और गैब्रो जनरेट कर सकता है। क्या समझ में नहीं आया, बोलो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का क्या है, मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन ठीक से। मैंने पिछले दिन पूरा फ्रैक्शनल क्रिस्टल ये वो वाला क्लियर है दादा, वो हाँ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्लियर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं ये बोल रहा था कि जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में आपने बताया था ना कि जो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो ग्रेविटी सेटलिंग के हाँ थ्रू जो वो हाँ, नीचे चले जाएगा। वो यहाँ पे नहीं आ रहा हाँ है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर किसी भी रॉक ठीक का बल्क ठीक। कंपोजिशन होगा, इस फील्ड में आएगा, जो फील्ड मैंने ड्रॉ किया था उस फील्ड में अगर किसी भी रॉक का बल्क कंपोजिशन आएगा तो वो क्रिस्टलाइज होके बेसाल्ट या गैब्रो जनरेट करेगा। वो किसी भी अगर लिक्विड का बल्क कंपोजिशन डाइऑक्साइड 60 और डाइऑक्साइड 40 के बीच में अगर बिलोंग करेगा तो वो बेसाल्ट या गैब्रो जनरेट करेगा। अभी देखो, अभी सपोज यहाँ पे एक लिक्विड है, लिक्विड वन, तो वो जब इस लिक्विड को टच करेगा तो क्या जनरेट करेगा? पूजा बताएगी मुझे। पूजा, हाँ जब दादा। जब ये लिक्विड इस लिक्विड को टच करेगा तो क्या जनरेट होगा? ये एनोथाइड का लिक्विड है। जनरेट। तुमने पूरा क्लास नहीं किया था क्या, पिछले वाला दो तीन? नहीं किया है था। वो मैंने यूट्यूब में लिंक डाल दिया है, वो दे कर लेना क्लास। इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा अभी। हाँ, तो ये जब लिक्विड को टच करेगा तब जाके हम लोगों का क्या जनरेट होगा रवि? दादा प्योर एनोथाइड जनरेट होगा वहां पे आपका। प्योर एनोथाइड जनरेट होगा, प्योर एनोथाइड जनरेट होगा। तो हम एनोथाइड ड्रॉ करते हैं, प्योर एनोथाइड, प्योर सपोज एनोथाइड ड्रॉ कर ले, प्योर एनोथाइड ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज ये वाला हम लोगों का रॉक है, पूरा ऐसे स्क्वायर करके ये वाला रॉक है, तो प्योर एनोथाइड जनरेट कर रहा है। ये प्योर एनोथाइड जनरेट कर रहा है। प्योर एनोथाइड जनरेट कर रहा है, हाँ कि ना? हाँ दादा। फिर ये यूटेक्टिक पॉइंट पे चला आया, तो यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा? डाइऑक्साइड को भी मिलेगा दादा यहाँ पे। डाइऑक्साइड ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? डाइऑक्साइड, एनोथोसाइड और लिक्विड का भी कुछ मात्रा रहेगा यूटेक्टिक पे दादा। हाँ, यूटेक्टिक पॉइंट पे। और बस यूटेक्टिक पॉइंट पे नीचे अगर हम आ गया तो पूरा रॉक मिल जाएगा, डाइऑक्साइड एनोथाइड 42। तो अभी एक चीज देखो, मैंने पिछले दिन जो बताया था वो न्यूक्लिएशन और डिफ्यूजन का, याद है? हाँ दादा। तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो एनोथाइट हो रहा है, यहाँ पर जो एनोथाइट हो रहा है वो बड़े टाइम से क्रिस्टलाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लेके वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो टाइम लेके क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसीलिए उसको बड़ा बड़ा क्रिस्टल होगा, क्योंकि डिफ्यूजन रेट ज्यादा है। याद है कि नहीं याद है? फिर से मैं दिखाऊंगा, अर्पण देख ले एक बार। अर्पण, अबे यार, हाँ हाँ सर। बोल। न्यूक्लिएशन और डिफ्यूजन का मतलब समझता है तू? ना। हाँ, अच्छा।
मैं फिर से रिकैप करते रहा हूं। सपोज, नहीं फिर से फ्रेश डायग्राम करता हूँ, ये बहुत गंदा है। तो रॉक का क्रिस्टल जब जेनरेट होता है उसमें दो तरीके का प्रोसीडियर होता है, एक होता है डिफ्यूशन और एक होता है न्यूक्लिएशन। क्यों आ रहा है बार बार? एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है न्यूक्लिएशन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? सपोज एक यहां पे एक मिल्ट है, ठीक है ना, एक मिल्ट है, तो यहां पर एक छोटा सा क्रिस्टल जनरेट किया। ये क्रिस्टल जनरेट का जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। ऐसे छोटा छोटा क्रिस्टल जनरेट का जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस को ही हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। अभी सपोज तेरे पास टेम्परेचर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा है, और टाइम भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे कूल करेगा और कौन इंटरैक्ट कर भी धीरे धीरे कूल करेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? है पूरी। तो धीरे धीरे अगर कूल कर रहा है तो क्या होगा? ये बाजू में भी सारा कैटायन एनायन ऐसे करके बैठा है, कैटायन एनायन ऐसे करके बैठा है हर जगह। तो क्या होगा? ये कैटायन जब देखेगा यहाँ पे न्यूक्लिएशन हो रहा है, ये एनायन जब देखेगा यहाँ पे न्यूक्लिएशन हो रहा है, तो ये इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। करके क्या होगा? करके क्या होगा? एक बड़ा वाला क्रिस्टल जनरेट करेगा, एक बड़ा वाला क्रिस्टल जनरेट करेगा। ये जो कैटायन और एनायन का एक जगह से दूसरे जगह जहां पर न्यूक्लिएशन हो रहा है, वो आने का जो प्रोसीडियर है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रवि? क्या बोल रहा था? डिफ्यू- उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक कैटायन का ये एक जगह से दूसरे जगह में आने का जो प्रोसीडियर है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, हाँ कि ना? हाँ दादा। हाँ वो कब होगा? जब टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और टाइम भी रहेगा उसके पास। मतलब क्या है? अगर टाइम ज्यादा रखता है तो रेट ऑफ कूलिंग, मतलब धीरे धीरे कूल हो रहा है, धीरे धीरे कूल हो रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कूल हो रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग लो होगा। और कौन बुझे पाले की पाली ना? हाँ रेट ऑफ कूलिंग लो होगा। तो अगर रेट ऑफ कूलिंग लो होगा तो डिफ्यूशन क्या होगा? डिफ्यूशन क्या होगा? डिफ्यूशन क्या होगा? न्यूक्लिएशन से ज्यादा होगा। तो अगर डिफ्यूशन न्यूक्लिएशन से ज्यादा हो रहा है, डिफ्यूशन न्यूक्लिएशन से ज्यादा हो रहा है, तो बड़ा बड़ा क्रिस्टल जनरेट करेगा, तो क्रिस्टल का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी क्या हो रहा है? अभी सपोज और एक जगह पे मेल्ट ले लेते हैं, और एक जगह पे मेल्ट ले लेते हैं, और एक जगह पे मेल्ट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो हाई है, वो जल्दी जल्दी क्रिस्टलाइज हो रहा है, जल्दी जल्दी क्रिस्टलाइज हो रहा है। मतलब टाइम क्या है? टाइम भी कम है। उनका तो तो क्या होगा? ये जो छोटा न्यूक्लिएशन हो रहा था वो वैसे ही रहेगा, वो दूसरे जगह से नहीं आ पाएगा, दूसरे जगह से कैटायन आयन नहीं आ पाएगा, बल्कि क्या करेगा? वो कैटायन आयन खुद के जगह में ही फिर ऐसे छोटा क्रिस्टल जनरेट करेगा, फिर ऐसे छोटा क्रिस्टल जनरेट करेगा। हर जगह ऐसे छोटा 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 करके क्रिस्टल जनरेट होते जाएगा, छोटा छोटा क्रिस्टल जनरेट होते जाएगा। तो अगर हम वो रॉक देखेंगे, वो रॉक देखेंगे, वहां पे हम लोगों को छोटा छोटा ग्रेन मिलेगा, स्मॉल ग्रेन्स मिलेगा। और कौन है कि ना? হ্যাঁ আচ্ছা এটা অবসিডিয়ানে দেখা যায় না অবসিডিয়ানে গ্লাস হয়ে যায় পুরো, অবসিডিয়ানে গ্লাস হয়ে যায়, গ্লাসের আচ্ছা ক্ষেত্রে আমরা আসছি পরে। ছোটা ছোটা গ্রেন मिलेगा,
छोटा छोटा ग्रेन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ न्यूक्लिएशन इज ग्रेटर देन डिफ्यूजन। क्यों हो रहा है रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ग्रेटर देन डिफ्यूजन? क्योंकि ये डिफ्यूज होके यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है यहाँ से। तो न्यूक्लिएशन अगर ज्यादा होगा तो हम लोगों का छोटा छोटा ग्रेन मिलेगा, और डिफ्यूजन अगर ज्यादा होगा तो बड़ा बड़ा ग्रेन मिलेगा। तो न्यूक्लिएशन कहाँ ज्यादा होता है? न्यूक्लिएशन ज्यादा होता है वॉल्केनिक रॉक में। वॉल्केनिक रॉक में क्या होता है, एक लावा था, वो सरफेस में आ गया, वो सरफेशियल कंडीशन में आ गया, तो उसका टेम्परेचर झट से घट गया। मतलब रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा हो रहा है तो टाइम भी उसको कम मिल रहा है, तो फिर छोटा छोटा ऐसे करके क्रिस्टल जनरेट करेगा। और प्लूटोनिक रॉक में जो बहुत सब सरफेस डीप पे जनरेट हो रहा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे की रेट ऑफ कूलिंग बहुत लो है, धीरे धीरे कूल कर रहा है, और धीरे धीरे कूल कर रहे हैं मतलब क्या है, टाइम भी उसको ज्यादा मिल रहा है। तो वो डिफ्यूजन करके ऐसे ऐसे करके आके बड़ा वाला क्रिस्टल जनरेट करेगा। तो प्लूटोनिक रॉक में इसीलिए हमको बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलता है, और वॉल्केनिक रॉक में छोटा छोटा क्रिस्टल मिलता है। रवि समझ में आया? हाँ दादा। ठीक है, अभी हम आएंगे ये वाला टेक्सचर पे। अच्छा, एक चीज देखो, तो यहाँ पे एनोथाइड धीरे धीरे कूल होके 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 आ रहा है, तो बड़ा बड़ा क्रिस्टल बनेगा इसका, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ दादा। सब सब बोलो हाँ कि ना पूजा। हाँ दादा। हाँ, अभी यूटेक्टिक पॉइंट पे जब आ गया, जब यूटेक्टिक पॉइंट पे जब आ गया, तब झट झट से क्रिस्टलाइज हो गया, जो भी था झट से क्रिस्टलाइज हो गया यूटेक्टिक पॉइंट के जस्ट नीचे, झट से क्रिस्टलाइज हो गया। तो यहाँ पे छोटा छोटा ग्रेड मिलेगा यूटेक्टिक कंपोजिशन का ऐसे छोटा छोटा ग्रेड मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लिएशन ज्यादा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है, तो छोटा छोटा। और देखो टेम्परेचर भी यूटेक्टिक पॉइंट पे कम है, क्या है, कम है, तो छोटा छोटा ग्रेड मिलेगा ऐसे। छोटा छोटा टेक्सचर ग्रेन मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाला टेक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं हम फेनोक्रिस्ट, फेनोक्रिस्ट। और ये जो छोटा छोटा ग्रेन है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड मास। और ये टेक्सचर को हम पूरा मिला के बोलते हैं पोरफायरिक टेक्सचर। पोरफायरिक टेक्सचर समझ में आया सबको? एक बार बोल में। আচ্ছা, কোথা থেকে বলবো বল? ফিনোক্রিস যে বললেন ওইখান থেকেই আর কি, একবার বলে দাও। अच्छा, यहाँ पे जब एनॉर्थाइट हो रहा है, ये एनॉर्थाइट का धीरे धीरे कूलिंग हो रहा है, धीरे धीरे देखो पी लिक्विडस के थ्रू पूरा आ रहा है, पूरा लिक्विडस के थ्रू आ रहा है, तो उसका टाइम ज्यादा है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, हाई होगा या लो होगा रवि? रेट ऑफ कूलिंग दादा इसका जो है ना, रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा स्लो होगा दादा। रेट ऑफ कूलिंग लो होगा, स्लो होगा, तो हाँ। बड़ा क्रिस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं पहले ही हाँ। दिखाया। रेट ऑफ कूलिंग लो मतलब डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो बड़ा वाला क्रिस्टल बनेगा। अभी यूटेक्टिक पॉइंट पे आके झट से क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो अगर झट से क्रिस्टलाइज हो रहा है तो इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, हाई होगा, जल्दी जल्दी कूल कर जाएगा। तो छोटा छोटा ऐसे करके ग्रेन बनाएगा, तो ये जो छोटा छोटा ग्रेन है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड मास, और ये जो बड़ा वाला ग्रेन है उसको हम बोलते हैं फेनोक्रिस्ट। तो ये टेक्सचर को टोटली हम मिलके बोलते हैं पोरफायरिक टेक्सचर। और कौन समझ में आया कि नहीं आया? अब हम डायग्राम देखेंगे पोरफायरिक टेक्सचर का।
पोरफायरिक टेक्सचर। पोरफायरिटिक टेक्सचर या पोरफायरिक टेक्सचर जो भी है। तो पोरफायरिक टेक्सचर देखो, ये वाला देख लेते हैं। कम देखते हैं, रुक जाओ। तो इसको देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे बड़ा वाला ग्रेन है ना, ये वाला जो रेड कलर नहीं चलेगा, ब्लैक। हाँ 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 तो यहाँ पे ये बड़ा वाला ग्रेन है ना, दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। रवि, हाँ दादा दिख रहा है। पूजा, हाँ दादा दिख रहा है। तो ये देखो बड़ा वाला ग्रेन है। कलर क्या लेते हैं? कलर लेते हैं ये वाला। ये बड़ा वाला ग्रेन है, यहाँ पे बड़ा वाला ग्रेन है। और देखो बाजू में ये देखो, दिख रहा है छोटा 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 ग्रेन, छोटा छोटा ये ग्रीन व्हाइट छोटा छोटा ग्रेन दिख रहा है बाजू में, साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो ये जो छोटा छोटा ग्रेन दिख रहा है, ये ग्रीन और व्हाइट वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये टोटल, हाँ ना ना बोलो यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हाँ है? हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ दादा दिख रहा है। तो ये सिनारियो जनरेट हो रहा है, ये वाला सिनारियो जनरेट हो रहा है क्या? ये वाला सिनारियो जनरेट हो रहा है क्या? जनरेट हो रहा है कि नहीं हाँ जनरेट हो रहा? तो हाँ इसको हम दादा। बोलते हैं पोरफायरिक टेक्सचर। पोरफायरिक टेक्सचर समझ में आया अभी पोरफायरिक टेक्सचर क्या होता है? हाँ दादा। हम्म, अच्छा दादा, फेनोक्रिस जब मतलब फॉर्म हो रहा है वहां पर उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है ना क्रिस्टलाइज वहां होने पे में। ज्यादा टाइम मिल रहा है क्रिस्टलाइज होने में। और सेम यहाँ पर भी जनरेट होगा। अगर यहाँ पर भी एक लिक्विड ले रहा है L2, तो यहाँ पर भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे डाइऑक्साइड का बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा एनोथाइड की जगह। हाँ की ना बोलो यार? तो यहाँ पे हम लोग अगर हाँ बॉक्स ले हाँ ले, हाँ तो यहाँ पे ऐसे करके डाइऑक्साइड का बड़ा बड़ा क्रिस्टल जनरेट होगा। और ग्राउंड मास भी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन रहेगा। तो इसको भी हम फेनोक्रिस्टी बोल, इसको भी हम पोरफायरिक टेक्सचर, पोरफायरिटिक या फिर पोरफायरिक टेक्सचर ही बोलेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं विट्रोफायरिक टेक्सचर। विट्रोफायरिक टेक्सचर, विट्रोफायरिक टेक्सचर क्या होता है? अगर ये जो है, ये सपोज सब सरफेस में जनरेट हो रहा था, सरफेस के नीचे जनरेट हो रहा था, सरफेस के नीचे जनरेट हो रहा था, तो एनोर्थाइट का बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा, एनोर्थाइट का बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। रुक जाओ, एनोर्थाइट का बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। हाँ की ना बोलो यार? एनोर्थाइट का बड़ा क्रिस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। एनोर्थाइट का बड़ा क्रिस्टल मिलेगा, एनोर्थाइट का बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। और अगर, और अगर ये जो यूटेक्टिक पॉइंट में आके क्या हुआ, यूटेक्टिक पॉइंट पे आके टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, यूटेक्टिक पॉइंट से भी नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, तो क्या होगा? पूरा जो बाकी जब मेल्ट था वो सॉलिड हो जाएगा। हाँ की ना? सपोज इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके यूटेक्टिक पॉइंट से भी नीचे चला गया टेम्परेचर, तो पूरा जो मेल्ट था, पूरा जो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ की ना? हाँ की ना बोलो यार? कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा कन्वर्ट। तो अगर बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज हो गया
तो वो क्रिस्टल नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा ग्लास, ग्लासी ग्राउंड मास होगा। यूटेक्टिक कंपोजिशन का ग्लासी ग्राउंड मास होगा, तो ग्लासी ग्लासी ग्राउंड मास होगा, ग्लासी ग्लासी ग्राउंड मास होगा। ये फेनोक्रिस्ट रहेगा, ये फेनोक्रिस्ट फेनोक्रिस्ट ही रहेगा। ये ग्राउंड मास की जगह क्या जनरेट होगा, ग्राउंड मास क्या होगा, ग्लास से बना हुआ होगा, ग्लास से बना हुआ होगा, ग्लास से बना होगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि फेनोक्रिस्ट रहता है और जो ग्राउंड मास होता है वो ग्लास से बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रोफायरिक टेक्सचर। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं विट्रोफायरिक टेक्सचर, उसको हम बोलते हैं विट्रोफायरिक टेक्सचर। विट्रोफायरिक टेक्सचर समझ में आया कि नहीं आया? रवि हाँ दादा, समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आ रहा दादा। पूजा समझ में आया? सच सच बोलो। पूजा, दादा ये जो टेक्सचर बना है पूरे लो टेम्परेचर पे बना है। हाँ, जो एनोर्थाइट जो क्रिस्टलाइज किया है वो हाई टेम्परेचर में बना है, पर जो बाकी यूटेक्टिक कंपोजिशन है वो बहुत लो टेम्परेचर में चला गया। सपोज एक सिचुएशन इमेजिन कर लो कि सपोज एक रॉक था, वो एक मेल्ट था, वो सरफेस के नीचे था, वो क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्रिस्टलाइज करके छोटा बड़ा बड़ा एनोर्थाइट का क्रिस्टल बना रहा है। अभी क्या हुआ, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो गया, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से वो ऊपर आ गया, ऊपर अभी सरफेशियल कंडीशन में वो लिक्विड आ गया, या फिर वॉल्केनिज्म हो गया, तो वो ऊपर आ गया। अभी ऊपर आके क्या होगा, जल्दी झट से कूल कर गया, झट से कूल कर गया, तो झट से कूल करने की वजह से उसको क्रिस्टल जनरेट होने का टाइम ही नहीं मिला, तो क्या जनरेट हो गया, ग्लासेस जनरेट हो गया। तो ग्लासेस जनरेट होने की वजह से जो ग्राउंड मास था वो बड़ा बड़ा फेनोक्रिस्ट वाला, जो जो फेनोक्रिस्ट था वो बड़ा बड़ा एनोर्थाइट मिलेगा या फिर डाइऑक्साइड मिलेगा, और जो साइड वाला जो ग्राउंड मास है वो ग्लास से बना हुआ होगा, वो ग्लासी बना हुआ होगा। तो इसको हम बोलते हैं विट्रोफायरिक टेक्सचर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा। और एक टेक्सचर देखते हैं, और एक टेक्सचर देखते हैं। अगर विट्रोफायरिक से स्लाइटली लेस कूलिंग हुआ, स्लाइटली लेस कूलिंग हुआ, तो अगर ऐसे करके एक टेक्सचर हम लोगों का जनरेट हो रहा है, ऐसे करके टेक्सचर जनरेट हो रहा है कि यहाँ पे एनोर्थाइट या फिर डाइऑक्साइड का लैथ्स है, इसको हम अगर बड़ा बड़ा ऐसे लंबा लंबा बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैथ्स, LATHS, लैथ्स। ऐसे हुआ वी शेप, और बीच में जो है, बीच में जो यहाँ पे ऐसे करके ग्लास रहा, ऐसे करके ग्लास रहा, ग्लास रहा। ये एनोर्थाइट या फिर डाइऑक्साइड का फेनोक्रिस्ट है। और यहाँ पे बीच में ऐसे करके ग्लास है, तो इस टाइप को टेक्सचर को हम बोलते हैं इंटर सर्टल टेक्सचर, इंटर सर्टल, सर्टल टेक्सचर, इंटर सर्टल टेक्सचर। देखते हैं हम डायग्राम, देखते हैं डायग्राम से समझ में आएगा हम लोगों का। इंटर, ये वाला देखो, अभी ये ग्रेन देखो, ये ग्रेन देखो, ऐसे वी शेप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, हाँ कि ना बोलो यार। हाँ दादा, ऐसे वी ये शेप तो बना दादा हुआ है। गैब्रो, गैब्रो दादा ना। हाँ हाँ कुछ होगा, अभी रॉक तो पता नहीं है। और बीच में जो है, बीच में देखो यहाँ पर ऐसे ग्लास है ब्लैक कलर का, अगर ग्लास हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे
तो वो ब्लैक होगा, हमको नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप में ग्लास ब्लैक दिखता है पूरा, तो ब्लैक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसर्टल। अगर इसके ही बीच में ग्लास की जगह ये जो वी शेप हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये जो वी शेप हम लोगों ने ड्रॉ किया था, अगर इसके ही बीच में ग्लास के जगह ग्रेन्स आ जाए, ग्रेन्स आ जाए, क्रिस्टल आ जाए, क्रिस्टल आ जाए, मतलब क्या है, कूलिंग और भी थोड़ा स्लो हुआ है, मतलब टाइम मिला है उसको। ये बीच में अगर ग्लास की जगह ग्रेन्स आ जाए, क्रिस्टल्स आ जाए, क्रिस्टल्स आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। इंटर ग्रेनुलर टेक्सचर, ग्रेनुलर मतलब ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टल्स, ग्रेनुलर टेक्सचर, इंटर मतलब बीच में, इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो यार। हाँ दादा। हाँ, हाँ बुझते अभी और एक टेक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं साब ऑप्टिक टेक्सचर, साब ऑप्टिक। দাদা हाँ, বলছিলাম ওই ভি শেপটা কেমন আসছে? हम्म हम्म गुड क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन है कि ये वी शेप क्यों आ रहा है, ये वी वाला शेप क्यों आ रहा है? इसका आंसर मुझको नहीं पता है, मैं देख के बता दूंगा। ये वी शेप क्यों आता है मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत याद है, पर एग्जैक्टली मैं भूल गया कॉन्सेप्ट क्या था इसका, तो मैं देख के तेरे को बता दूंगा। मेरा भी क्वेश्चन आया था वी शेप क्यों आता है, कुछ तो कारण रहेगा, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अभी सबऑफिटिक टेक्सचर क्या होता है? सबऑफिटिक टेक्सचर है, सपोज ये प्लेजियोक्लेस का एक लैथ से, मतलब प्लेजियोक्लेस का एक लैथ से, प्लेजियोक्लेस, प्लेजियोक्लेस समझते हो ना, प्लेजियोक्लेस फेल्सपर, हाँ की ना बोलो यार। हाँ दादा, प्लेजियोक्लेस पे समझता हूँ। डबल प्लेजियोक्लेस, सेट क्लीवेज। हाँ डबल सेट क्लीवेज जो भी है, प्लेजियोक्लेस का एक लैथ से, और ये प्लेजियोक्लेस इज पार्शियली एनकम्पस्ड, पार्शियली एनकम्पस्ड बाय क्लाइनोपाइरोक्सिन। क्लाइनोपाइरोक्सिन मतलब ये सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम सिस्टम में बोल सकते हैं कि एक एनॉर्थाइट का लैथ है, एनॉर्थाइट का लैथ है, और वो डाइऑक्साइड से पार्शियली एनकम्पस्ड है, डाइऑक्साइड से पार्शियली एनकम्पस्ड है, तो इसको हम बोलते हैं सबऑफिटिक टेक्सचर। अभी अगर बोलो कि एनॉर्थाइट का लैथ बना है, तो एनॉर्थाइट का अगर लैथ बना है, तो जो लिक्विड था वो लिक्विड का सिस्टम में किधर बना होगा, वो लिक्विड सिस्टम में किधर एग्जिस्ट किया होगा, L1 में या L2 में? रवि, क्वेश्चन क्या हाँ, है बोल क्या दादा? क्वेश्चन क्या है कि अगर एनॉर्थाइट का लैथ बना है, एनॉर्थाइट का लैथ बना है, एनॉर्थाइट का लैथ बना है, और छोटा छोटा ग्रेन जो है वो डाइऑक्साइड का है, तो वो लिक्विड 1 से क्रिस्टलाइज होकर बनेगा या लिक्विड 2 से क्रिस्टलाइज होकर ऐसे टेक्सचर बनेगा? लिक्विड 2 से दादा। कैसे? दादा जो आपने क्वेश्चन कहा, तो ग्राउंड मतलब रिप्लेस करे दादा, या मतलब ग्राउंड मास? नहीं दादा, और आप कौन, बता दो एक बार। और कौन? মনে হচ্ছে লিকুইড 1 থেকে হবে। কেন? हिंदी में बताओ क्यों? अगर लिक्विड 2 से क्रिस्टलाइज कर रहा है तो बड़ा ग्रेन किसका होगा, डाइऑक्साइड का होगा या एनॉक्साइड का होगा रवि? अगर लिक्विड 2 पे कर रहा है लिक्विड, तो एनोथोसाइट का जो ग्रेन है वो कोर्स होगा। एनॉर्थोसाइट मतलब एनॉर्थोसाइट नहीं है, यहाँ पे एनॉर्थाइट है। अच्छा ठीक है, एनोथाइट।
लिक्विड 2 से कर रहे, ये डाइऑक्साइड एनोथाइड का ग्रेन बड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे आप 2 लिखे ना। नहीं, यहाँ पे सपोज अगर यहाँ 2 पे ले है, लो, सपोज यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एल, यहाँ पे बड़ा ग्रेन किसका हाँ, होगा? डाइऑक्साइड का होगा। तो यहाँ पे बड़ा ग्रेन किस, ये डाइऑक्साइड, ये छोटा 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 डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ये पूरा वो जो गोल हाँ, बटल ग्रेन वो डाइऑक्साइड नहीं है, छोटा छोटा ग्रेन है डाइऑक्साइड का। तो अभी बोलो कि ये टेक्सचर किस फील्ड, एल में आएगा या L1 में आएगा? L1 में आएगा। L1। हाँ, क्योंकि बड़ा ग्रेन जो है वो एनोथाइड का है, छोटा ग्रेन जो है वो डाइऑक्साइड का है, ठीक है ना। अनुष्का समझ में आया? हाँ अच्छा, अभी स्वाभाविक टेक्सचर देखते हैं एक कैसा होता है। ये देखो, ये देखो, ये हो गया एक बड़ा बड़ा प्लेजियोक्लेस का ग्रेन। सॉरी, रेड कलर ले लो। ये हो गया एक बड़ा प्लेजियोक्लेस का ग्रेन, बड़ा प्लेजियोक्लेस का ग्रेन, ठीक है ना। अभी इसको पार्शियली जो है, इसको पार्शियली जो है वो पाइरोक्सिन का ग्रेन जो है वो पार्शियली एनकम्पस कर रहा है, पार्शियली एनकम्पस कर रहा है, पार्शियली एनकम्पस कर रहा है। पूरा कर रहा है क्या इस ग्रेन को? पूरा नहीं कर पा रहा है। ये खाली है, देखो ये वाला पोर्शन खाली हो गया, ये वाला पोर्शन खाली हो गया, ये नीचे भी खाली होगा। तो पार्शियली अगर एनकम्पस करेगा तो इसको हम बोलेंगे, अगर प्लेजियोक्लेस को पाइरोक्सिन पार्शियली एनक्लोज करेगा तो हम उसको बोलेंगे सावाफिटिक टेक्सचर। और अगर ऐसे करके एक प्लेजियोक्लेस का ग्रेन है, ऐसे करके एक प्लेजियोक्लेस का ग्रेन है, और उसको अगर पाइरोक्सिन का ग्राउंड मास जो है, छोटा छोटा पाइरोक्सिन का ग्राउंड पूरा हम इनकम्पस कर रहा है, पूरा इनकम्पस कर रहा है, तो उसको हम स्पेशली बोलेंगे ऑफिटिक टेक्सचर, ऑफिटिक टेक्सचर। इसको हम पोरफायरिक टेक्सचर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? पोरफायरिक टेक्सचर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ दादा। तो इसको हम हाँ हाँ बिल्कुल। पोरफायरिक टेक्सचर भी बोलेंगे। पर ऑफिटिक टेक्सचर किस बेसिस में आएगा? ऑफिटिक टेक्सचर एक स्पेशल केस है जहां पे बड़ा ग्रेन प्लेजियोक्लेस का है और छोटा छोटा ग्राउंड मास जो है वो पाइरोक्सिन का है, पाइरोक्सिन का है, ठीक है ना, पाइरोक्सिन का है। तो यही आज के क्लास के लिए इतना ही है मेरा। अभी एक चीज बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? किस पार्ट किसको समझ में नहीं आया? दादा समझ में आया, बट थोड़ा सा टेक्सचर